हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी। इससे पहले हम लोगों ने हेलोल्केन हेलोरीन के जितने भी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया था। अब आज हमें डिस्कस करना है बच्चों जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। नहीं तो ये आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, या फिर आप इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है स्टीरियो केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो आपको ज़रा कंसंट्रेशन बनाना होगा, एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा बच्चों। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे सबसे पहला टॉपिक पॉइंट हमारे पास ये है, दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कहा गया बच्चों कि वैसा कंपाउंड जिनके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कैपेबिलिटी हो, हम उन कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो दोज कंपाउंड्स हैविंग कैपेसिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब सवाल ये आया कि ये जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पीपीएल लाइट, ये क्या है? देखो बच्चे, इसके लिए कहा गया कि वैसा लाइट जिसके कंपोनेंट्स का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो, हम उन्हें पीपीएल लाइट कहते हैं। वो लाइट जिसका वाइब्रेशन, जिसके कंपोनेंट्स का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में लाई करे, हम उन्हें क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो दोज लाइट whose vibration takes place in one plane only is called plane polarized light। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर। विद द हेल्प ऑफ दैट आप डिटेक्ट करते हो कि गिवन कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो आप उस पोलरीमीटर में ये चेक करते हो कि लाइट को, पीपीएल लाइट को गिवन कंपाउंड रोटेट करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, और नहीं रोटेट करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो जरा आप देखिए इसके कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास है देखिए, कोई मान लो ये आपके पास एक सोर्स है जहां से लाइटें निकल रही है, जैसे सपोज करिए इस लाइट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? इसको यूं रिप्रेजेंट करोगे। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हो, वो ऑल प्लेन में वाइब्रेट करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। आप इन्हें कहते हो ऑर्डिनरी लाइट। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म होता है बच्चों, जिसको आप निकोल प्रिज्म कहते हो। निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म का, जिसको आप कैल्साइट कहते हो। अगर आपने इससे इसको पास कर दिया, जब ये बाहर निकलेगा तो देखेंगे इसके कंपोनेंट अब एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसको आप कहते हो पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसके कंपोनेंट्स अब एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसे क्या करो, आप एक ट्यूब होता है दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर ट्यूब। इस ट्यूब में आप उस कंपाउंड को फिल करो जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पता करनी, और ये इससे पास होगा। जब ये बाहर निकलेगा तो आपको तीन केसेस मिल सकते हैं। एक में ये कि जैसे सपोज करिए कि जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया, इसका मतलब ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। कोई रोटेशन आपने नहीं देखा, देयर इज नो रोटेशन, तो आप कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये पहला।
दूसरा ये हुआ कि जैसे सपोज करिए ये लाइट यूं घूम गया, मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अच्छा ये भी पॉसिबल है कि इसको हम ऐसे घुमा दें, यूं कहेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वैसा कंपाउंड, इसमें हमने कंपाउंड लिए, इसमें हमने कंपाउंड लिया है। तो अगर ये कंपाउंड जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया है और इस ट्यूब में प्लेस किया है, अगर ये कंपाउंड इस पीपीएल लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो आप उन दोनों केसेस में कंपाउंड को कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और अगर रोटेट नहीं कर पाया बच्चों, तो आप उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। इस पूरे सेटअप को आप कहते हो पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दैट आप ये डिटेक्ट करते हो कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो भी आप देखेंगे आगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक को आप कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दूसरा कहलाएगा लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहोगे बच्चों? तो वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, तो आप उसे कहेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और वो कंपाउंड जो इस पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो आप उसे लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आप 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे। तो ये था आपका पोलैरीमीटर, देख लिया बच्चे। आगे चलते हैं, तो आइए ऑप्टिकली टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसको आप स्मॉल डी और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हो, या तो स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। और डिफाइन क्या करते हैं बच्चों कि दोज कंपाउंड्स, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग कैपेसिटी टू रोटेट व्हाट पीपीएल लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो आप उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहोगे, जिसको आप स्मॉल डी और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आया आपका दूसरा, दैट इज कॉल्ड लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आप किसे कहोगे, बोलिए आप लेवो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे कहेंगे बच्चों? तो वैसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, हम उन्हें लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। शुरुआत है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बताइए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप कहेंगे 2 टाइप के, एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा क्या होगा, लेवो। डेक्स्ट्रो किसे कहोगे? जो पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, और लेवो किसे कहेंगे? जो पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। अब आइए, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन भी, एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो आप इसको। तो वैसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये भी कह सकते हो वैसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से फुलफिल्ड हो, हम उन्हें कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए, दोज कार्बन ऑन विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड कायरल कार्बन। जैसे देखो बच्चे, ये वाला कार्बन देखिए आप, इससे जुड़ा हुआ क्या है, मिथाइल, ब्रोमीन, NH2 और हाइड्रोजन। ये चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। दैट्स वाई इस कार्बन को क्या बोलोगे आप, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन। तो वैसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो आर कॉल्ड कायरल कार्बन। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पे एक कंपाउंड हमने लिखा है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो आप इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, इसके पास क्या है, ब्रोमीन है, ये क्या है, मिथाइल है,
ये क्या इथाइल, और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है भाई, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो गए, तो आप इस कार्बन को भी कायरल कार्बन कह दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला कंपाउंड। जरा दूसरे कंपाउंड को भी देख लेते हैं। इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे क्या है बच्चे, मिथाइल। यहाँ पे ये अलग ग्रुप अटैच्ड है, ये अलग ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ वो भी डिफरेंट है। तो आप इसको भी कायरल कार्बन कहोगे और इन्हें भी कायरल कार्बन कहोगे। रेस्ट ऑल आर नॉट अ कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या हुआ, वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। अब आइए बच्चे, इसमें देखो इस कार्बन को, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये ब्यूटाइल है। इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हुए ना, तो आप इसको भी क्या बोलोगे, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखेंगे हम एक और कार्बन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रो कायरल कार्बन। प्रो कायरल कार्बन किसे कहते हो आप, तो देखो वैसा कार्बन जिसपे 4 ग्रुप तो प्रेजेंट हो लेकिन डिफरेंट 3 टाइप के हो, मतलब 3 टाइप के 4 ग्रुप्स हो। ऑब्वियस से बात है, मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप ऐसा हो जो दोनों सेम हो, जैसे दोज कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 ग्रुप ऑफ 3 टाइप इज कॉल्ड प्रो कायरल कार्बन। लेट्स सी विद दिस एग्जांपल, जैसे मान लो ये आपके पास कार्बन है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। इस पे क्या जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल। ये क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से ग्रुप तो 4 जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल, 1 ब्यूटाइल, लेकिन है 3 टाइप्स के ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो वो कार्बन जिसे 2 सेम ग्रुप अटैच्ड हो, 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, 2 सेम ग्रुप 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, तो आप उस कार्बन को प्रो कायरल कार्बन कहेंगे। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी, ये चारों आपका प्रो कायरल कार्बन है। तो अगर आपसे कहे कि इसमें बताइए टोटल प्रो कायरल कार्बन कितने हैं, तो योर आंसर विल बी 4। नहीं तो वैसा कार्बन जिससे 2 सेम ग्रुप 2 डिफरेंट ग्रुप, टोटल 4 ग्रुप ऑफ 3 टाइप्स प्रेजेंट हो, हम उन्हें प्रो कायरल कार्बन कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ बच्चों इस कंपाउंड में कितने प्रो कायरल कार्बन हैं और कितने कायरल कार्बन हैं, गिवन कंपाउंड हैज हाउ मेनी प्रो कायरल कार्बन एंड कायरल कार्बन, तो आप देख लीजिए, सिंपल से सोचिए। जैसे इसमें तो 3 सेम है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, अब बाकी 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये हो गया आपका प्रो कायरल कार्बन। इसमें भी देखिए 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो 2 सेम ग्रुप 2 डिफरेंट प्रो हो गया। इसमें भी 2 सेम 2 डिफरेंट, ये भी प्रो हो गया। अच्छा इसमें देखिए 1 2 3 और हाइड्रोजन भी है, तो 4 डिफरेंट हो गया, इसमें भी 4 डिफरेंट। तो ये 2 आपके पास हो गए क्या, कायरल कार्बन, और जो 3 है वो आपका प्रो कायरल कार्बन है। तो number of pro-chiral carbon associated with this molecule is 3, whereas number of chiral carbon associated with this molecule is 2. The given molecule has 2 chiral carbons and 3 pro-chiral carbon. तो आप पता कर सकते हो कौन सा chiral carbon है और कौन सा pro-chiral carbon है। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो डिस्कस करनी है हमें, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल को आप एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कहते हो। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो सबसे पहले वो मॉलिक्यूल जिसमें हैंडेडनेस हो। व्हाट डू मीन बाय हैंडेडनेस? देखो बच्चों, हैंडेडनेस का मतलब होता है कि अगर आप राइट हैंड को मिरर के सामने लेकर जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, राइट हैंड को मिरर के सामने लेकर जाओगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड दिखेगा। क्या राइट एंड लेफ्ट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेगा? क्या इसको ये हैंड पूरी तरह से वैसे ही कवर कर पाएगा जैसा ये है? तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का पे नॉन सुपर इम्पोजेबल, लेकिन ये मिरर इमेज है। आप देखिए ये इमेज है, इसके अगर आप इसके बीच में इमेज डाल दो, मिरर डाल दो, तो ये आपको लेफ्ट वाला मिरर के अंदर दिखेगा। इसका मतलब राइट एंड लेफ्ट हैंड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कोई अल्फाबेट ए है तो ए को अगर आप देखोगे मिरर में तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, वो सुपर इम्पोजेबल है। तो वैसा मॉलिक्यूल
जिसका मिरर इमेज उस मॉलिक्यूल पे नॉन सुपरइम्पोजेबल हो, आप उसे कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज उस मॉलिक्यूल पे क्या हो, नॉन सुपरइम्पोजेबल हो, उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए, आप उसे कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड फॉर योर का इंफॉर्मेशन, ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, चाहे उसके पास कायरल कार्बन हो या ना हो। तो कायरल कार्बन इज नॉट ए मेन कंडीशन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एक्टिव, और कर रहा है तो इनएक्टिव। दूसरे तरीके से भी कह सकते हो आप कि वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, वैसा मॉलिक्यूल जिसको दो इक्वल हाफ में आप नहीं काट सकते हो। किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में अगर किसी मॉलिक्यूल को आप बाइफर्केट नहीं कर पाते हो, डिवाइड नहीं कर पाते हो, इसका मतलब यह है कि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नहीं है, तब आप उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहोगे। और किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो देखिए बच्चे, कायरल मॉलिक्यूल के लिए दो डेफिनेशन मैंने दिया है आपको कि दोज मॉलिक्यूल whose mirror image is non-superimposable to each other is called chiral molecule, या those molecule having absence of plane of symmetry are called chiral molecule। तो chiral molecule का मतलब handedness, handedness का मतलब राइट हैंड का मिरर इमेज लेफ्ट दिखेगा लेकिन लेफ्ट राइट पे सुपरइम्पोज नहीं करेगा। या वैसे इसको भी देखिए, दो इक्वल हाफ में आप किसी भी प्लेन से नहीं काट सकते। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में आप नहीं काट सकते किसी भी प्लेन से, तो वो मॉलिक्यूल आपका कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। एंड ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए जैसे ये हमारे पास है एक कंपाउंड, तो क्या आप इस कंपाउंड को किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में काट सकते हो? क्या आप इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में काट सकते हो? नहीं। तो इमेजिन करो जैसे यहाँ पे ये दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक बॉन्ड ऊपर होगा। तो इसमें मान लिया हमने फ्लोरीन को ऊपर रखा है, यहाँ पे जैसे सपोज करिए हमने मिथाइल लिया है, और ऐसे देख लेते हैं इसको, हम एक यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे रख लेते हैं, एक ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कट करोगे तो देखो जैसे फ्लोरीन को आप स्फेयर मान लो या कोई स्फेरिकल फ्रूट मान लो, तो फ्लोरीन तो दो इक्वल हाफ में कटेगा, बीच में कार्बन भी कटेगा, लेकिन एक साइड आपका कौन आएगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। तो क्या ये क्लोरीन ब्रोमीन का मिरर इमेज है या ब्रोमीन क्लोरीन का मिरर इमेज है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में नहीं काट सकते। दैट मीन्स कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अब इसी को देखिए, जैसे इसको हमने 2D में लिखा है, अब इस मॉलिक्यूल का हमने मिरर इमेज बनाया, तो देखिए इसका मिरर BR आएगा, इसका ये इमेज है क्लोरीन का, और फ्लोरीन ये देख लीजिए इस तरह से है। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब आप इमेजिन करो कि ऐसे इसको हम इस पे उठा के इस पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसको यहाँ से हमने उठाया और इस पे सुपर इम्पोज किया, तो आप देखो क्लोरीन पे कौन आएगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे कौन आएगा, क्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन पे फ्लोरीन सुपर इम्पोज कर रहा है, मिथाइल पे मिथाइल भी सुपर इम्पोज कर रहा है, कार्बन पे कार्बन भी सुपर इम्पोज कर रहा है, लेकिन क्लोरीन पे ब्रोमीन आ रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो दैट्स वाई आप दीज टू मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है एनांशियोमरिज्म की कहानी। तो ये एक आता है बच्चों एनांशियोमर कॉन्सेप्ट है। एनांशियोमर किसे कहते हैं? तो देखिए वैसा एनांशियोमर एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, और आइसोमेरिज्म के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए ना आपको। तो वैसा दो मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए, वैसा दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो और एक दूसरे पे नॉन सुपरइम्पोजेबल हो। तो क्या है डेफिनेशन, मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनांशियोमर। मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनांशियोमर। क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चों? ये दोनों मिरर इमेज है, यस। क्या ये दोनों सुपरइम्पोज करेगा? नहीं। ये दोनों क्या हो गया, एनांशियोमर। दीज टू आर व्हाट, एनांशियोमर। अब इन दोनों में कोई एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लीवो है,
हमें नहीं मालूम कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, और कोई नहीं बता सकता विदाउट एक्सपेरिमेंट कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है। तो आप इसको कैपिटल डी से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। हम लोग बात करें डेक्स्ट्रो का मतलब स्मॉल डी या प्लस, और लीवो का मतलब स्मॉल एल, और माइनस की बात कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो लीवो को बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना पोलरीमीटर के कोई भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके नहीं बता सकता, उनके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि इन दोनों में कोई एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लीवो है। कौन डेक्स्ट्रो है हमें नहीं मालूम। अगर मान लेते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है तो ये तय है कि ये लीवो हो जाएगा, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। जितने एंगल से ये पीपी लाइट को घुमाएगा क्लॉकवाइज, उतने ही एंगल से ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन दोनों में फर्क क्या आएगा बच्चे, बस ऑप्टिकल रोटेशन का फर्क आएगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो आपने क्या कहा, मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनांशियोमर्स। इंपॉर्टेंट बात इसके लिए याद रखनी है बच्चों आपको कि दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर किसी कंटेनर में इन दोनों को आपने प्लेस कर दिया तो फिर ऑर्डिनरी मेथड से, डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिस मेथड से हम मॉलिक्यूल को अलग करते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो आप कह सकते हो एनांशियोमर्स आर नॉन सेपरेबल बाय ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड से एनांशियोमर को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसके लिए आप एक स्पेशल मेथड यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन आप एनांशियोमर को सेपरेट करते हो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं होता, वो केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होता है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि दीज टू आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है। व्हाई? बिकॉज इनमें प्लेनो सिमेट्री पास नहीं हो रही, इसमें भी कहीं से भी दो इक्वल हाफ में इसको नहीं काट सकते, इसका मिरर इमेज इस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दैट्स वाई आप इन्हें ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे और इन दोनों को एनांशियोमर कहेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछा गया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब आप क्या करोगे, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पहले काइरल कार्बन देखो, ढूंढो, तो क्या इसमें काइरल कार्बन है, नहीं है। तो अगर काइरल कार्बन नहीं है तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ध्यान सुनना भाई। तो इसके पास कोई भी कोई भी काइरल कार्बन नहीं है, क्योंकि देखो इस कार्बन से दो सेम ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब आज देखिए ये काइरल कार्बन है और ये भी काइरल कार्बन है और ये भी काइरल कार्बन है, ठीक है। और कितने काइरल कार्बन है, एक काइरल कार्बन है, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना होगा कि कंपाउंड हैविंग सिंगल काइरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि कॉन्सेप्ट ये है कि काइरल कार्बन होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी पे असर नहीं डालता, मतलब काइरल कार्बन कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। नेसेसरी कंडीशन है कि प्लेनो सिमेट्री एब्सेंट हो। तो देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि अगर किसी के पास एक काइरल कार्बन हो तो उसे प्लेनो सिमेट्री पास नहीं होगी, नहीं, एक की गारंटी है, एक से ज्यादा की गारंटी नहीं है। तो आप याद रखना कि कंपाउंड हैविंग सिंगल काइरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या इसके पास सिंगल काइरल कार्बन है, तो ये बन गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों। इसके पास भी सिंगल काइरल कार्बन है तो आप इसे भी ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ गया आपका। सिर्फ जो फर्स्ट कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना बच्चों, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सिंगल काइरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आगे चलते हैं, देखिए जरा। जैसे एक कंपाउंड मैंने बनाया टार्टरिक एसिड, इसको हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। अब आप देखिए क्या ये काइरल कार्बन है, तो आप देखो बच्चे इसे 4 डिफरेंट ग्रुप पर डाल दिए, काइरल कार्बन है, दिस इज आल्सो काइरल कार्बन। अब आप इनके बीच बीच एक मिरर डाल दो और झांक कर देखो तो उसका इमेज दिखेगा आपको। तो आप बताइए क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री पास हुई? अगर ये वाला इमेज मिरर में दिख गया सेम ऐसा, तो इसका मतलब प्लेनो सिमेट्री पास हुई, और नहीं दिखा तो नहीं हुई। तो देखिए
H का इमेज यहां पे बनेगा और यहां पे क्या है OH है, इसका मतलब प्लेनर सिमेट्री पास नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो इस मॉलिक्यूल से प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगी, तो प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट। अगर प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हुआ क्योंकि प्लेनर सिमेट्री पास नहीं हो रहा है। अब इसका जो मिरर इमेज बनाओगे तो इस पे नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा, दैट मीन्स कि ये और जो मिरर इमेज बनाओगे वो एक दूसरे का इनैंशियोमर होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी हमने बीच में मिरर डाल के देखा। तो आप देखिए इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, और इसका इमेज ये बन रहा है, और इसका इमेज ये बन रहा है। इसका मतलब इससे प्लेनर सिमेट्री पास होगी। तो चूंकि इससे प्लेनर सिमेट्री, हालांकि ये काल कार्बन है बच्चों, ध्यान से देखिए ये दोनों काल कार्बन है। तो काल कार्बन होते हुए भी ये कंपाउंड फाइनली ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा क्योंकि इनसे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। तो अगर इनसे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया दैट मीन्स कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को एक स्पेशल नाम देते हैं बच्चों हम लोग। वैसे कंपाउंड जिससे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया हम उन्हें एक स्पेशल नाम देते हैं और वो कहलाता है मीजो कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मीजो कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिससे प्लेनर सिमेट्री पास हो जाए हम उन्हें मीजो कंपाउंड कहेंगे। और कहा गया कि ऑल मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? तो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, all meso compounds are optically inactive due to internal compensation. What do you mean by internal compensation? तो जरा ध्यान सुनिए बच्चे, ये पोर्शन मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है लाइट को, तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो आधा पोर्शन, जैसे मान लो पीपे लाइट आया तो उसका हाफ पोर्शन उसको क्लॉकवाइज घुमाया 50 डिग्री से मान लो, और दूसरा उसको 50 डिग्री से फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो सीधा पास हो जाएगा ना। तो जब आप एनालाइज करोगे देखोगे तो आपको तो लाइट दिखेगा कि स्ट्रेट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीपे लाइट में कोई इफेक्टिव रोटेशन नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि ये इनएक्टिव है, क्योंकि जब तक पीपे लाइट नहीं रोटेट होगा आप उसे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कह सकते। तो ऑल मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो आप इस कंपाउंड को मीजो टार्टेरिक एसिड कहोगे क्योंकि दोनों OH सेम साइड है, प्लेनर सिमेट्री पास हो रही है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो टार्टेरिक एसिड। अब आइए बच्चे, हमने दो कंपाउंड लिखा A और B। देखिए इसको आपने मीजो टार्टेरिक एसिड कहा था, इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा था। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, आप ये बताइए क्या कंपाउंड A एंड कंपाउंड B एक दूसरे का मिरर इमेज है? जरा सोच कर देखकर बताइए, क्या कंपाउंड A एंड कंपाउंड B एक दूसरे का मिरर इमेज है? बताइए। तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए OH के सामने OH है, लेकिन OH के सामने यहां OH होता तभी तो मिरर इमेज बनता, यहां पे तो H है। तो दैट मीन्स A एंड B आर नॉन मिरर इमेज। लेकिन इन दोनों का मोलेक्युलर फॉर्मूला तो सेम है, IUPAC नेम भी सेम है। तो आप A और B को कहेंगे दीज टू आर नॉन मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं है बच्चों। क्या B A पे सुपरइम्पोज होगा या A B को कवर करेगा, सुपरइम्पोज बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं, तो दो बातें इसमें आई बच्चे, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपरइम्पोज नहीं करेगा और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को भी स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर कहेंगे और वो आइसोमर कहलाएगा डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स क्या होगा बच्चे? नॉन मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड्स आर कॉल्ड डाइस्टेरियोमर्स। अगेन नॉन मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड्स आर कॉल्ड डाइस्टेरियोमर्स। अच्छी बात यह है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह। नहीं तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है तो अगर मान लो इनको दो किसी
सॉरी किसी कंटेनर में आपने प्लेस कर दिया तो आप इसे इवन ऑर्डिनरी मेथड से सेपरेट कर पाओगे नहीं। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह, एंड दे कैन बी सेपरेटेड इवन बाय ऑर्डिनरी मेथड। आप ऑर्डिनरी मेथड से, डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप डायस्टोमर को अलग कर सकते हो, लेकिन इनांशियोमर को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, डायपोल मोमेंट सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो दीज टू आर कॉल्ड डायस्टोमर्स। आप इन दोनों को स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर बोलोगे, दैट इज कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स। तो तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एक तो एनांशियोमर, दूसरा मेसो कंपाउंड और तीसरा डायस्टोमर। कायरल कार्बन, प्रो कायरल कार्बन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहेंगे, इनएक्टिव किसे कहेंगे, डेक्स्ट्रो किसे कहेंगे, लेवो किसे कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ कंपाउंड्स को हम। जैसे एक डेफिनेशन और है, रेसमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर किसे कहते हैं? तो मान लिया एक कंटेनर में आपने मिक्सचर लिया, सॉल्यूशन लिया, जिसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो। किसी कंटेनर में अगर आपने 50% डेक्स्ट्रो लिया और 50% लेवो लिया तो आप उस मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलोगे। इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म हो, दोज मिक्सचर विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म अगर 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 किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में है तो दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, या उसको आप डीएल मिक्सचर भी कह सकते हो। Here D represent डेक्स्ट्रो, L represent लेवो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और इसके लिए है, नोट करके आप लिखेंगे बच्चे कि रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जितने भी रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। What do you mean by external compensation? तो आपने इंटरनल में देखा था कि एक ही मॉलिक्यूल का हाफ पोर्शन क्लॉकवाइज घुमा रहा था और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इंटरनल कहलाएगा। अब रेसिप्रोकल मिक्सचर में एक मॉलिक्यूल मान लो क्लॉकवाइज घुमा दिया तो दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, नहीं तो फाइनली जब वो बाहर निकलेगा तो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना, नहीं। तो अगर दो मॉलिक्यूल जिसमें एक क्लॉकवाइज रोटेट करता हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हो इक्वल एंगल से, तो आप इसे एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। तो इन केस ऑफ रेसमिक मिक्सचर अगर वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसके पीछे रीजन क्या है? एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को व्हाट रेसमिक मिक्सचर। अब आपको कुछ कंपाउंड्स को देखना है और थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। इसे देखिए बच्चे, यहां पे हमने क्लोरीन लिया। अब आप इस क्लोरीन को ऊपर रखो या नीचे रखो, अगर आप बीचों बीच ऐसे काटेंगे तो पहले क्लोरीन कटेगा, यहां से बीचों बीच हाफ प्लेनो सिमेट्री पास होकर कट जाएगा इक्वल हाफ में। चूंकि इक्वल हाफ में कट गया तो इसलिए आप इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दोगे, आप इन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव कह देंगे। अच्छा, इस केस में देखिए हमने ऊपर रखा है, ये ऊपर है भाई, और इसको भी ऊपर रखा है। तो ये साइक्लोप्रोपाइल है 1-2 पोजीशन पे, तो एक क्लोरीन ऊपर है दूसरा क्लोरीन नीचे। अगर यहां से काटें आप तो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, मतलब प्लेनो सिमेट्री पास हो गई, तो आप इसे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दीजिए। गेटिंग? अच्छा, अब आप देखो बच्चे, इस कार्बन पे क्लोरीन को ऊपर रखा है आपने और इस कार्बन पे क्लोरीन को नीचे रखा है। अब अगर आप इनको यहां से काटना चाहोगे तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का मिरर इमेज तो ऊपर बनेगा ना, ये तो नीचे है। दैट मीन्स कि यहां से प्लेनो सिमेट्री पास नहीं होगी, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, तो पहला कंपाउंड कैसा आया आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा क्या आया? इनएक्टिव। तीसरा क्या आया? एक्टिव। व्हाट अबाउट डी पार्ट? जरा आप इसको खुद सोचिए। तो देखो बच्चे, इस क्लोरीन को हमने रखा वेज लाइन पे ऊपर है, वेज लाइन का मतलब अबव द प्लेन, और ये दोनों बिलो द प्लेन है। आप इस क्लोरीन को काट दो ऐसे, क्लोरीन को मान लो ऑरेंज और चाकू निकालो काट दो,
तो ये कटेगा, ये कार्बन पे कटेगा और यहाँ बीच से पास हो जाएगा। अब इसका इमेज ये है और ये तो हाफ हाफ काटा ही आपने, दैट मीन्स कि यहाँ से प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। तो आप इसे क्या कह दोगे बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इनसे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। अब आप देखिए इसका भी क्लोरीन ऊपर है, इसका भी क्लोरीन नीचे, बीच से काट दो भाई। आप स्क्वायर सोचो, इमेजिन करो, और एक क्लोरीन ऊपर है, दूसरा भी ऊपर है, बीच से काट दो, तो प्लेनर सिमेट्री क्या होगी, पास होगी। पास होगी तो ये ऑप्टिकली क्या बन गया भाई, इनएक्टिव। जरा आप इसको देखिए, इसका क्लोरीन ऊपर है, इसका क्लोरीन नीचे है, इसका क्लोरीन ऊपर है, इसका नीचे है। अगर आप ऐसे काटोगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर यूं डायगोनली काटेंगे तो क्लोरीन ऊपर है, जैसे इसके ऊपर है क्लोरीन, और मान लो ये ऑरेंज है तो काट दिया, हाफ हाफ कट गया, और उसके नीचे हाइड्रोजन, उसको नींबू मान लो तो वो भी हाफ कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर क्या है, नींबू है, नीचे क्या है, ऑरेंज है। तो जब आप काटोगे तो क्लोरीन हाफ हाफ कट गया, आधा आपका आधा हमारा हो गया भाई, और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन भी नींबू है, काट लिया, आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर ऊपर देखिए हाफ हाफ कटा और नीचे क्लोरीन भी हाफ हाफ कटा, तो डायगोनली प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब आप देखिए इसमें ये भी सेम ही है, क्लोरीन ऊपर प्लेनर सिमेट्री यहाँ से बीच से पास हो जाएगा, तो ऑप्टिकली क्या बन गया बच्चे, इनएक्टिव। अब आप देखिए 1,2 डाइक्लोरो, ये आपके पास है साइक्लोपेंटेन, इस पे 1,2 पोजीशन पे लगाया है। तो ये एक्चुअली में अगर कुछ नहीं लिखा है, इसको हम एज्यूम कर लेंगे या दोनों तो ऊपर है या दोनों नीचे है। मान लेते हो ऊपर है, तो यहाँ से प्लेनर सिमेट्री पास होगी। देखो इसका इमेज ये बन गया, तो ये तो कट ही गया, और यहाँ से यहाँ तो प्लेनर सिमेट्री पास होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ठीक है। अब आप देखिए एक वेज पे रखा है, एक डैश पे, तो क्या आप यहाँ से प्लेनर सिमेट्री पास कर सकते हो, नहीं, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। तो कंपाउंड कैसा बना भाई, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब आप देखिए क्लोरीन आपका ऊपर है, तो अगर यूं काटते हो तो इसका इमेज तो ये है जो नीचे नीचे है, और हाफ हाफ ऐसे कट गया, तो प्लेनर सिमेट्री क्या हो गए, पास। तो ऑप्टिकली क्या बन गया, इनएक्टिव। तो मॉलिक्यूल से प्लेनर सिमेट्री पास करके चेक करो कि उनसे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्लेनर सिमेट्री पास हो गया तो कंपाउंड इनएक्टिव, नहीं हुआ तो एक्टिव। अब आइए 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ से पास हो गया ना, तो ऑप्टिकली क्या बोलेंगे, इनएक्टिव। यहाँ से पास नहीं होगा ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ से पास हो गया ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो एकदम सिंपल है भाई। नहीं, अब आप देखो यहाँ से ऐसे पास हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट अबाउट दिस ई पार्ट, ये क्लोरीन ऊपर है बच्चों, ये क्लोरीन नीचे है और ये ऊपर है। तो अगर आप यूं काटेंगे तो इसका इमेज ये बनेगा ना, क्योंकि ये ऊपर है वो नीचे है। अगर ऐसे काटेंगे तो इस कार्बन पे कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए कहीं से भी प्लेनर सिमेट्री पास इसमें नहीं हो रहा, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको चेक करना है किससे प्लेनर सिमेट्री पास हो रहा है और किससे प्लेनर सिमेट्री पास नहीं हो रहा है। तो जिनसे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जिससे नहीं होगा पास वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा बच्चों। अब आप देखिए इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेसो कंपाउंड, इनमें कौन मेसो कंपाउंड है भाई। तो मेसो कंपाउंड के लिए क्या चेक करना है, प्लेनर सिमेट्री पास होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से पास होगा क्या, यस, क्योंकि आप डायगोनली इसको काट सकते हो। नो डाउट क्लोरीन नीचे है और इसका क्लोरीन ऊपर है, लेकिन कटेगा तो उसी प्लेन में कट जाएगा ना, तो ये कंपाउंड बन गया आपका मेसो कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। व्हाट अबाउट बी पार्ट, तो देखो बच्चे अगर आप इसको यूं काटते हैं यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, प्लेनर सिमेट्री पास होगी नहीं। तो अगर इसे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया तो आप इसे भी क्या कहोगे, मेसो कंपाउंड। ठीक है, लेकिन देखिए इसका क्लोरीन ऊपर है, इसका क्लोरीन नीचे है, यहाँ से प्लेनर सिमेट्री पास होगा क्या, नहीं। तो ये मेसो कंपाउंड आपका नहीं है। अब आप इसको 3 डायमेंशनल कंपाउंड को देखिए बच्चे, ये ऐसे गया हुआ, यूं आया हुआ, यूं, तो यूं तो काट ही सकते हो, उसी प्लेन में आपका क्लोरीन है। तो जब यूं काटेंगे तो प्लेनर सिमेट्री पास हो जाएगी, तो ये भी बन गया आपका मेसो कंपाउंड। ठीक है, और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। चूंकि आपसे पूछा गया है मेसो कंपाउंड, तो ये भी मेसो कंपाउंड है, ये भी मेसो कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो मेसो कंपाउंड। नहीं, तो इसमें 3 मेसो कंपाउंड और 1 ऑप्टिकली एक्टिव हो गया।
गेटिंग और नॉट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप इंटरेस्ट से देखें तो। आगे चलते हैं बच्चों। जैसे देखिए कहा गया स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल। तो जरा आप देखो ये बाइफिनाइल है बच्चों। बाइफिनाइल में इसमें जितने भी कार्बन हैं वो सारे क्या है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके भी सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसे आप प्लेनर मॉलिक्यूल कहेंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लेनर मॉलिक्यूल नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेनर मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्लेन में है उसमें तो आप उसको स्लाइस काट ही सकते हो नहीं। तो देखिए इससे प्लेनर सिमेट्री पास होगा बहुत सारा, इसको आप यूं भी काट सकते हो ऐसे, तो इसमें एक भी एटम नहीं कटेगा। आप इसको यूं भी काट सकते हो, तो बताओ कितने एटम कटेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये कटा, कार्बन कटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 एटम कट गए। अगर आप यूं काटते हैं तो 6 एटम उसी प्लेन में है, 2 इक्वल हाफ में कट गया। अच्छा इसको अगर स्लाइस बनाओगे तो जितने एटम्स हैं दोनों ही बेंजीन न्यूक्लियस में सब कटेंगे। तो कितने कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पे 6, तो 12 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 10 हाइड्रोजन। सबका स्लाइस बन जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा अगर इस प्लेन में काटते हो तो। एक प्लेनर सिमेट्री ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया बच्चों। तो अगर आपको कहीं से भी प्लेनर सिमेट्री मिल गया तो उस कंपाउंड को आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे। तो दैट्स वाई एक तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और प्लेनर मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पीपी लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर पाएगा। अब आप जरा ध्यान से सुनो बच्चों, फिर से हमने बाइफिनाइल बनाया लेकिन इसके ऑल 4 ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया है। ऑल 4 पोजीशन पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये एक सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए। और अगर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हमें तो ये प्रूफ करना होगा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे हो गया भाई। सारे कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मॉलिक्यूल मस्ट बी इन वन प्लेन। तो देखो होता क्या है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप चूंकि ऑर्थो पे है और इनके बीच डिस्टेंस कम होगा, ये और ये भी है, इसके बीच डिस्टेंस कम होगा, तो इनके बीच एक रिपल्सिव इंटरेक्शन काम करेगा बच्चों, है ना। अगर बाइफिनाइल के ऑल 4 ऑर्थो पोजीशन पे, याद रखना सिर्फ ऑर्थो की बात कर रहे हैं, ऑल 4 ऑर्थो पोजीशन पे आपने ग्रुप लगा दिया, फंक्शन ग्रुप लगा दिया, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो इनके बीच आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अच्छा इस रिपल्सिव इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए एक बेंजीन क्या करेगा बच्चों, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। बहुत ध्यान सुनिए, ये तो आपका उसी प्लेन में है, ये क्या हुआ, ये यूं घूम गया भाई, ऐसे था आपका, ये ऐसे था और ये ऐसे हो गया, यूं हो गया, ये यूं था, ये अब यूं हो गया नहीं। तो देखिए इसके क्लोरीन को हमने ऐसे दिखा दिया और इसके क्लोरीन को हमने ऐसे दिखा दिया नहीं। तो एक बेंजीन तो आपका उसी प्लेन में है, मान लो ऐसे है, तो दूसरा यूं हो गया नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल कैसे हो गए, नॉन प्लेन। लेकिन अगर आप इसको यूं काटते हो, जैसे इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो स्लाइस कट जाएगा ना। अगर आप ऐसे रखते हो तो एक स्लाइस ऐसे कटेगा नहीं, और बोर्ड के प्लेन में आपका है तो यूं कट जाएगा। तो अगर आप प्लेनर सिमेट्री पास करना चाहो तो यहां से प्लेनर सिमेट्री पास हो जाएगा, कट जाएगा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाएगा भाई, इनएक्टिव। तो देखिए कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है और नॉन प्लेनर है। तो आप याद रखना कि बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे, ऑल ऑर्थो पोजीशन पे, चारों ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपने एक ग्रुप लगा दिया तो सबसे पहले वो नॉन प्लेनर बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको प्लेनर सिमेट्री चेक करनी है। तो जरा आप देखिए बच्चों इस कंपाउंड को, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ये भी क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है। तो अब आप बताइए क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो देखो बच्चों ध्यान सुनना, ये डिफरेंट प्लेन में जा चुका है। तो अगर आप इसको यूं काटें, इसके जैसे बोर्ड के प्लेन में है ऐसे यूं काटें, अगर आप ऐसे काट स्लाइस बनाएंगे नहीं, अगर आप ऐसे स्लाइस बनाएंगे तो ब्रोमीन भी हाफ हाफ कटेगा, क्लोरीन भी, ये कार्बन भी, सारे कार्बन ये कट जाएंगे और इसके बीच से पास होगा, ये दोनों मिरर इमेज है, इसका मतलब प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। अरे अगर आपने यूं स्लाइस बना दिया तो इसका मतलब प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। प्लेनर सिमेट्री पास हो गया तो कंपाउंड क्या बन गया आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब आप जरा इनको देखिए,
यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, ये दो डिफरेंट प्लेन में है, ये तो आप समझ चुके होंगे। अगर आप ऐसे काटेंगे तो इसका स्लाइस बन जाएगा, लेकिन इससे बीच से जब पास होगा तो ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, सिमेट्री पास नहीं होगी, ब्लेंडर सिमेट्री पास नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान देना कि ये एक बेंजीन है, इनके दोनों ही ऑर्थो पे अलग ग्रुप लगे होने चाहिए और यहाँ भी अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगा बच्चों, और फिर उसे आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह देंगे। तो इस पर कई बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, नहीं तो बस आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। आप ये देखना कि इसके ऑर्थो पे सबसे पहले चारों के ऑर्थो पोजिशन पे ग्रुप होना चाहिए, तभी दो फिनाल ग्रुप डिफरेंट प्लेन में जाएगा और नॉन प्लेनर बनेगा। अब ये दोनों अगर डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है तो फिर आप इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री और बाइफिनाल। ठीक उसी तरह से एलीन में भी आप चेक कर सकते हो। एलीन को देखिए, ये आपके पास है एलीन, एलीन में ये कार्बन क्या है sp2, ये sp और ये क्या है sp2। नहीं तो अगर मान लो इसके पास अनहाबिटाइज्ड ऑर्बिटल px है तो यहाँ भी px होगा, और इसके पास py है तो यहाँ भी py होगा। अब ये जो ओवरलैप होंगे, ये जो ओवरलैप करेंगे वो डिफरेंट प्लेन में करेंगे ना। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर है, एक प्लेन में सारे आटम पॉसिबल नहीं है। इसका पाई क्लाउड अगर ऐसा है तो इसका पाई क्लाउड ऐसा होगा। तो अगर आप इसको एक प्लेन में रखते हो, बोर्ड के प्लेन में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बोर्ड के ऊपर आ जाएगा बच्चे और एक बोर्ड के नीचे आ जाएगा, यूं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड का प्लेन है, ऐसे है, तो ये जब यहां पहुंचेंगे आप तो इस केस में ये यूं हो जाएगा ऐसे, और इसको हम वेज लाइन से, ये अगर प्लेन है आपका बोर्ड का प्लेन तो इसको आप वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हो और इसको डैश लाइन से, तो ये एक ऐसा हो गया, और ये वाला जो है वो बोर्ड के प्लेन में ऐसा है। नहीं आप देखिए ये ऐसा है और यहां पे आके यू बन गया। तो जो ऊपर होता है बोर्ड के प्लेन में हम इसे वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे होता है वो डैश लाइन से। तो आप देखिए एक तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बना, लेकिन क्या इसे प्लेनर सिमेट्री पास होगी? तो अगर आप इसको यूं काटते हैं, जैसे या आप स्लाइस बनाइए यहाँ से, तो जब यूं काटेंगे तो दो हार्डन कटेगा ऐसे, यहाँ और बीच से पास होगा, क्योंकि ये तो एक तो ऊपर है एक नीचे ऐसे है। अगर आप यूं काटेंगे बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड का प्लेन है, तो सारा आटम कटेगा। अब ये दोनों चूंकि सेम है, दैट मीन्स कि प्लेनर सिमेट्री पास होगी, और अगर प्लेनर सिमेट्री पास हो गई तो आप इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे ब्रोमीन, लेकिन ये दोनों सेम रखा। अब आप सोचिए क्या इसे प्लेनर सिमेट्री पास होगी? तो यूं काटिए, तो ये स्लाइस बन गया, ये स्लाइस बन गया, हाफ हाफ कट गया, ये कार्बन भी कटा, ये कार्बन भी कटा, ये भी कार्बन कटा, लेकिन बी से पास हुआ तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे का मिरर इमेज है। दैट मीन्स कि यहां से भी प्लेनर सिमेट्री पास हो गया। जब प्लेनर सिमेट्री पास हो गया तो आप इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दोगे बच्चों। अब आइए लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज हेयर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो आप इसे जब स्लाइस काटोगे तो ये दोनों कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ऊपर क्या रखा आपने क्लोरीन, नीचे क्या रखा आपने ब्रोमीन। तो अब क्या क्लोरीन ब्रोमीन का मिरर इमेज थोड़ी ना होता है। तो जब आप इससे देखोगे प्लेनर सिमेट्री पास नहीं हुआ तो आप इसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह देंगे। तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते तो सबसे पहले डिटेक्ट करना कि एलीन है कि नहीं है। तो एलीन के टर्मिनल कार्बन पे ये दो डिफरेंट ग्रुप है और ये भी डिफरेंट ग्रुप है। अगर ये दोनों यहाँ भी डिफरेंट है और यहाँ भी डिफरेंट है तो फिर आप इसे ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। अगर किसी एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ गया तो फिर आप उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन, इस पे क्वेश्चन आता है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। अब आप देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इसको आप फेवरेट कह सकते हो। नहीं आप अगर आप जानते हैं तो जरा सोचिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका। नहीं दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने लिया है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन CCl4। इसका जो एडिशन पैटर्न होता है वो एंटी होता है बच्चों, है ना। ये जो एडिशन करेगा वो एंटी एडिशन शो करेगा, जबकि KMnO4 सीन एडिशन शो करता है। सीन एडिशन शो करेगा। अब एंटी एडिशन और सीन एडिशन का क्या मतलब होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जिस साइड पे हाइड्रोजन हो उसको आप बोल दो अवेलेबल साइट। जहां जहां आपको हाइड्रोजन दिखे आप उसे कह दीजिए अवेलेबल साइट। ये कंपाउंड आपका है क्या बच्चों? सिस ब्यूटुइन है।
सिस ब्यूटेन है और इसके पास दोनों सेम साइड अवेलेबल साइट है। अगर आपने इनके दोनों जहां जहां पे अवेलेबल साइड है, मतलब जहां जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन लगा दिया, तो इस एडिशन को हम कहेंगे सीन एडिशन। लेकिन ब्रोमीन तो एंटी एडिशन शो करता है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि देखो दो कार्बन लिखिए, दोनों ग्रुप देखिए कहाँ, एक दोनों सेम साइड है, तो आप एक साइड पे ब्रोमीन लगाइए और दूसरे को उलट दीजिए, दूसरे साइड पे ब्रोमीन लगा दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चे हम। तो जो अवेलेबल साइड का मतलब जहां जहां पे हाइड्रोजन है, तो अगर आप एंटी एडिशन शो करेंगे तो जहां पे है उसका उल्टा, एक को हम रोटेट करेंगे, जैसे दो को हम लेकर आ रहे हैं, एक को हम उसी पोजीशन पे रखेंगे अवेलेबल साइड पे और दूसरे को अपोजिट लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसके मिथाइल को ऊपर आप शो कर दीजिए, इसके मिथाइल को नीचे शो कर दीजिए। यहाँ पे कौन आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन आ गया हाइड्रोजन। आज ही हमने पढ़ा है कि इनसे प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगी, तो ये कंपाउंड बना ऑप्टिकली एक्टिव। और जब आप इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में कोई कंपाउंड बनाते हो और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो वो 50-50 बनेगा, 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवो बनेगा। तो ये बन गया आपका डीएल मिक्सचर, ये बन गया आपका डीएल मिक्सचर या फिर रेसमिक मिक्सचर। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि रिएक्शन ऑफ सिस ब्यूटेन विद ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूसेस, तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका डीएल मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर होगा, जो कि आपका सही है। अब आप जरा इस कंपाउंड को देखिए, एडिशन आपका एंटी है। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया बच्चों, अवेलेबल साइड एक तो यहां से ब्रोमीन आया और दूसरा यहां से आया, उसको हमें घुमाना है, तो दोनों ब्रोमीन सेम साइड हो गया ना भाई। तो ये क्या आपके पास मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए प्लेनर सिमेट्री क्या होगी, पास होगी, इनसे प्लेनर सिमेट्री पास होगी। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहते हो बच्चों, मीजो कंपाउंड कहते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर नीट एंड आईआईटी मेंस। इस साल 2020 जो 13 को होने वाला है भाई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली के इससे आपको क्वेश्चन मिल जाए बच्चों, याद रखना। ठीक है, नीट 2020 के लिए, आईआईटी मेंस 2020 के लिए ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही हॉट है। अब आइए देखिए, KMnO4 सीन एडिशन शो करता है। सीन एडिशन का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपके पास अवेलेबल साइड है वहीं पे ग्रुप लगा देना है, कोई रोटेशन नहीं करना। और कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। इससे जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ OH ग्रुप। तो आप क्या करो, इसके पाई बॉन्ड को हटाइए और OH ग्रुप वहां लगाइए जहां पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हो गया। नहीं, अब इसके मिथाइल को आप ऊपर लिख दीजिए, इसके मिथाइल को नीचे, और इसके अपोजिट में कौन आ जाएगा हाइड्रोजन। तो आप देखिए इसे प्लेनर सिमेट्री पास हो गया, इसे कहेंगे मीजो कंपाउंड। अब देखो ये क्या है, सिस ब्यूटेन, किसे रिएक्शन कराया आपने, बेयर्स रिएजेंट से, क्या बना मीजो कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है, सिस ब्यूटेन, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया, क्या मिला आपको, डीएल मिक्सचर। तो आप जरा बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये रहा आपका अवेलेबल साइड, और अवेलेबल साइड पे चिपकाना है क्या, OH। एक OH यहाँ चिपकाओ, एक यहाँ चिपकाओ। ये आपका मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब इनसे प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगी। जब प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगी तो क्या कहोगे आप, इसको कहोगे, बोलिए बोलिए, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, और डीएल मिक्सचर भी कह सकते हो। तो फॉर योर कंफर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 के लिए मे भी आपको क्वेश्चन इससे मिल जाए। ठीक है, तो आज तक ये लेक्चर नंबर 1 था आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का बच्चों, जिसमें हमने बेसिक सीखा। हमने क्या क्या सीखा कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं, तो वो कंपाउंड जो पीपीएल लाइट को रोटेट कर दे। पीपीएल लाइट क्या होता है, जिसके कंपोनेंट्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। डेक्स्ट्रो किसे कहते हैं, जो पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, और लिवो किसे कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। ठीक है, अब कायरल कार्बन क्या होता है, तो वो कार्बन जिसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। और प्रो कायरल कार्बन क्या होता है, तो वैसा कार्बन जिससे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो कायरल मॉलिक्यूल हम उसे कहते हैं जिसमें हैंडेडनेस हो, जिसका मिड इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल हो, जिससे प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट हो। और किसी मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बने,
तो दो बातें मैंने आपको बताई कि उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल हो या उस मॉलिक्यूल से प्लेनर सिमेट्री पास नहीं हो। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट हो हम उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो ये डिटेल हमने आज स्टडी किया बच्चों, इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पे लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड करूँगा वेरी सून। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।